गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो लेबर के बारे में पढ़ेंगे। जो लेबर जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम ये जो टॉपिक है उसको 2 दिनों में हम पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जो लेबर है बहुत ज्यादा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व टॉपिक है। तो आइए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बात करें लेबर। लेबर क्या है? अगर हम सिंपल बात करें लेबर का, तो लेबर एक इवेंट्स है। क्या है? लेबर एक इवेंट्स है। और किस तरह का इवेंट्स है? एक सीरीज का इवेंट्स है। जो क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, चेंजेस देखने के लिए मिलता है। जिसमें क्या होता है कि जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है, यानी कंसेप्शन प्रोडक्ट, यानी कि हम सिंपल बात करें जो वायबल प्रोडक्ट है, वह क्या होता है, माता के यूट्रस से वेजाइना और सर्विस और वेजाइना के रास्ता होते हुए क्या होता है, बाहर निकलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, उसको बोलते हैं लेबर बोलते हैं। आइए उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लेबर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सिंपल बात करें, लेबर की डेफिनेशन की बात करें। डेफिनेशन की बात करें, एक इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स, इट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स that it is the series of event in which there is changes occurs in female reproductive system, female reproductive system that causes expulsion or delivery of the viable product that causes expulsion or delivery of the viable product or conception product from the uterus to external environment through vaginal canal is known as normal labor। इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है नॉर्मल लेबर क्या होता है, एक इवेंट्स होता है जिसमें हम लोग क्या होता है कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, चेंजेस देखने के लिए मिलता है। जिससे क्या होता है कि एक्सपल्सन और डिलीवरी होता है किसका, वायबल प्रोडक्ट का, यानी उसी को हम लोग बोलते हैं कंसेप्शन प्रोडक्ट का। बाहर निकलना कहां से, यूट्रस से होकर बाहर के एनवायरमेंट में आता है, वेजाइना का रास्ता होते हुए, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लेबर। ठीक है, और आप लोग ऑलरेडी जान रहे होंगे कंसेप्शन प्रोडक्ट होता है क्या। वो एक तरह से कहिए कि वो प्रोडक्ट जो स्पर्म और ओवम से बना है और बाद में वही जो है बेबी के फॉर्म में होकर के वो क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक ना। अगर हम बात करें कि ये जो है नॉर्मल लेबर को हम लोग एक नाम देते हैं, यूटोसिया के नाम से जानते हैं। यूटोसिया इज आल्सो नोन एज नॉर्मल लेबर। फिर हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल लेबर होता है, कभी भी जो नॉर्मल लेबर होता है, इट इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। स्पॉन्टेनियस इन नेचर मतलब क्या होता है, ये अपने आप आपको जो है ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और इसकी अगर हम पूरी ड्यूरेशन की बात करें, तो ये जो ड्यूरेशन इसमें लगता है वो 12 से लेकर के 16 घंटा का कम से कम लगता है समय, ये पूरे डिलीवरी है। और उसके बाद बात करें कि जो 12 से 16 घंटे के अंदर क्या होता है, डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद अगर बात की जो नॉर्मल लेबर होता है, इसके अंदर जो है नॉर्मल लेबर कब होता है, डिलीवरी कब होगा। तो हम एक सिंपल बात करें कि जो लेबर है, अगर हम सिंपल बात करें, अगर हम जैसे हम लोग एलएसीएस कर रहे हैं, तो एलएसीएस को हम लोग लेबर में नहीं काउंट करते हैं, उसको हम डिलीवरी में काउंट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है
कि जो डिलीवरी होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लेबर नहीं कह सकते हैं, लेकिन लेबर वाला पोर्शन को हम लोग डिलीवरी बोल सकते हैं, ठीक ना। जनरली जो है ड्यूरेशन जो है 12 से 16 घंटा का लगता है, और जो इसमें जो है, और इसको हम लोग यूटोसिया के नाम से जानते हैं। जो नॉर्मल लेबर होता है, इस लेबर को हम लोग ये यहां स्टडी करेंगे, लेकिन एक टॉपिक होता है नॉर्मल लेबर और फिर एक टॉपिक होता है एबनॉर्मल लेबर। अगर हम यहीं पर सिंपल बात करें एबनॉर्मल लेबर का, तो एबनॉर्मल लेबर क्या है, तो कह सकते हैं एनी कंडीशन दैट कॉजेज डिफिकल्टी इन या डिफिकल्टीज इन द लेबर प्रोसेस। अगर हम बात करें कि कोई भी कंडीशन जो लेबर प्रोसेस में क्या करता है, डिफिकल्टी करता है, जैसे कि बच्चे की जो है डिलीवरी में क्या होता है, दिक्कत करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लेबर। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पर कि हो सकता है सीपीडी मतलब होता है सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, सपोज करिएगा कि ये है मान लीजिए पेल्विस, अब क्या होता है कि बच्चा का अगर मान लीजिए सर बहुत बड़ा सा है, मान लीजिए ये बच्चा का सर है और ये बच्चा का सर ये बड़ा है, तो क्या नहीं हो पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा पेल्विस से होते हुए। या दूसरी कंडीशन क्या होता है, अगर बात करें बच्चा का सर बड़ा होना या बच्चा का पूरा शरीर बड़ा होना, इसके लिए हम लोग एक सब लिखते हैं माइक्रोजोनिया। जो माइक्रोजोनिया मतलब होता है, माइक्रो मतलब होता है बड़ा, जोनिया मतलब होता है बॉडी, यानी कि बॉडी का क्या हो जाना, बड़ा हो जाना, तब वो दिक्कत करेगा। एक होता है हाइड्रोसिफेलस मतलब क्या होता है, बच्चे के सर के अंदर जो है सीएसएफ का एक्युमुलेशन हो जाना, जिसके चलते बच्चा का जो सर होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये भी कारण हो सकता है कि बच्चा बाहर ना निकले। दूसरी चीजें क्या है, ये जो पेल्विस की बात करें, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चे की, अगर हम पेल्विस की बात करें तो अगर पेल्विस कंट्रैक्टेड है, तो पेल्विस अगर कंट्रैक्टेड होगा तब पर भी बेबी क्या नहीं हो पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या है, या ब्रेन जो है वो कंट्रैक्टेड होगा तब पर भी बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक ना। दूसरी चीज जो कॉगिक्स होता है, कॉगिक्स की अगर लेंथ भी छोटी होगी तब पर भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि अगर कंट्रैक्शन अच्छा नहीं हो पा रहा होगा तब पर भी बाहर नहीं निकल पाएगा। सर्विस की अगर डायलिटेशन अगर पूरा प्रॉपर नहीं हो रही होगी 10 सेंटीमीटर, तब पर भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये सभी कंडीशन में क्या होता है, एबनॉर्मल लेबर होता है। उसके बाद एलएससीएस को भी हम एबनॉर्मल लेबर नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां तो डिलीवरी होती है ना, यानी वो कंडीशन जो डिलीवरी लेबर में दिक्कत करता है, लेबर में रुकावट करता है, उसको कहते हैं, ठीक ना। अगर हम बात करें कि अगर सीपीडी के बाद बात करें, प्रोलॉन्ग लेबर होता है। क्या होता है, प्रोलॉन्ग लेबर होता है, हो सकता है प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है। फिर इसके बाद जो है ये सभी चीज जो है सीपीडी है। उसके बाद जो है कंट्रैक्टेड पेल्विस हो सकता है, हो सकता है। ये सब जो है आपको जो है इसमें जो है देखने के लिए मिलता है एबनॉर्मल लेबर में। अगर हम आगे और लेबर की बात करें तो ये लेबर जो है यही कहलाता है और एबनॉर्मल। अगर हम इसमें बात करें लेबर के दौरान फुल डायलिटेशन कैसी होती है, डायलिटेशन कितना होता है, तो कम से कम 10 सेंटीमीटर यानी पूरी, मतलब कि कम से कम मतलब कि पूरा का पूरा डायलिटेशन होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर जो होता है पूरा डायलिटेशन होता है, तभी ये नॉर्मल प्रोसेस हो सकता है। हमने बताया, और इसमें एक भी चीज और याद रखना है कि जो अगर मान के चलिए एक चीज लेबर के दौरान मान लीजिए कि जो लेबर का प्रोसेस है आपको हमने बताया, लेकिन जब ये पूरा नहीं हो रहा है तब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि वो 18 घंटा से ज्यादा समय ले रहा है, 18 घंटा से ज्यादा समय ले रहा है लेबर में, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर। यानी कि जब प्रोलॉन्ग्ड लेबर मतलब क्या होता है, ये एक तरह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा, कहीं ना कहीं रुकावट होगा, इसके चलते नहीं हो पाता है। दूसरी चीजें क्या है कि दूसरी चीजें ये है कि अगर मान लीजिए कि 2 घंटा से कम का समय लग रहा है विदाउट प्लेसेंटा एक्सपल्सन, बिना प्लेसेंटा के निकले हुए अगर 2 घंटा से कम का समय लग रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट लेबर। उसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट लेबर बोलते हैं। अगर वही बात करें कि अगर ये 3 घंटा का से कम लगे विथ
प्लेसेंटा एक्सपल्सन, यानी कि प्लेसेंटल एक्सपल्सन मतलब क्या है, प्लेसेंटा के साथ 3 घंटे के अंदर बाहर निकलता है बेबी, तब उसको बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेट लेबर बोलते हैं। क्या होता है, इसको भी बोलते हैं हम लोग प्रिसिपिटेट लेबर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लेबर जो प्रोसेस होता है ये चीज देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें कि लेबर कैसे ही होता है, तो 2 एफर्ट जरूरी होता है। किनका किनका एफर्ट जरूरी होता है, एक तो मैटरनल एफर्ट जरूरी होता है, एफर्ट जरूरी होता है, और दूसरा होता है फीटल एफर्ट जरूरी होता है। यानी कि एक फीटल एफर्ट जरूरी होता है और एक मैटरनल एफर्ट जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे फीटल एफर्ट कैसे जरूरी होता है। तो फीटल एफर्ट में होता क्या है कि यहां पर जो है यूट्राइन जो कंट्रैक्शन होता है, ये हम लोग बोलते हैं ये मैटरनल एफर्ट है, माता के माध्यम से एफर्ट लगाई गई है। दूसरी चीज है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड के माध्यम से क्या किया जाता है, एफर्ट लगाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है पेल्विस जो मसल्स होते हैं, पेल्विस मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, या एनी पेल्विक फाइबर्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, बच्चे के नीचे खिसकने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसी प्रकार फीटल एफर्ट्स की बात करें तो फीटल एफर्ट्स में क्या क्या है भाई, तो फीटल एफर्ट्स मतलब क्या होता है, और इसके साथ मैटरनल एफर्ट में क्या होता है, मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट, बियरिंग डाउन एफर्ट। अब क्या होता है मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट में क्या होता है, माता द्वारा जो प्रेशर और फोर्स लगाया गया है ना, उसको बोलते हैं मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट बोलते हैं। ठीक है ना, और बच्चा में तो सिंपल जो है फोर्स और प्रेशर एक्सर्टेड बाय फीटल हेड, जो बच्चे के माध्यम से, बच्चे के सर के माध्यम से जो प्रेशर लगाया जाता है ना, वही इसका क्या होता है, फीटल एफर्ट्स होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज हम लोग नॉर्मल लेबर के बारे में पढ़े। अगर इसी में कोई गड़बड़ हो जाता है तब हमारा क्या हो जाता है, अबनॉर्मल लेबर हो जाता है, यानी यूट्राइन कंट्रैक्शन अच्छा से नहीं हो रहा है तो यूट्राइन टिकेनिंग हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी दिक्कत होगी। या कंट्रैक्शन नहीं होगा तो एटोनिक यूट्रस हो जाएगा, तब पर भी दिक्कत होगी। एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल घट जाए एकदम पूरा, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अगर घट जाता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओलिगोहाइड्रोमिया। ओलिगोहाइड्रोमिया एमनियोटिक फ्लूइड का नाम ही है, हम लोग हाइड्रोमिया बोलते हैं, इसको हाइड्रोमियोज बोलते हैं। अगर जनरली अगर इसकी लेवल अगर बढ़ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पॉलीहाइड्रोमिया बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमिया बोलते हैं। तो यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल में गड़बड़ होने के चलते भी आपको जो है ये दिक्कत देखने के लिए मिलता है। जनरली जो नॉर्मल लेवल होता है उसमें जो है मेम्ब्रेन रप्चर, यानी कि इसमें जो नेसेसरी क्या होगा, मेम्ब्रेन रप्चर जो होता है वो नेसेसरी होता है। मेम्ब्रेन रप्चर इज नेसेसरी, क्योंकि जब तक मेम्ब्रेन अगर रप्चर नहीं होगा, यानी जब तक एमनियोटिक सेक रप्चर नहीं होगा तब तक ये डिलीवरी संभव नहीं है। यानी डिलीवरी संभव करने के लिए हमें क्या करना होता है, मेम्ब्रेन को रप्चर करना ही होगा। कभी कभी जब नहीं होता है तो मेम्ब्रेन जानबूझकर के रप्चर किया जाता है। अगर वो जानबूझकर किया जाता है तो उसको उसको हम लोग आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी आर्टिफिशियल माध्यम से क्या करें, उसको आप रप्चर कर रहे हैं। अगर वो मेम्ब्रेन अपने आप रप्चर हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, और आप जानबूझकर कर रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल रप्चर हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑनसेट ऑफ लेबर। अब हम लोग बात करेंगे ऑनसेट ऑफ लेबर मतलब क्या होता है, लेबर कैसे होता है। अब यहां ये ध्यान दीजिएगा लेबर होने का चीज है। सबसे पहला जो है हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, वह एक्ट करता है हमारा। हाइपोथैलेमस जो है हाइपोथैलेमस सबसे पहले रिलीज करता है CRH रिलीज करता है। उसके बाद जो है CRH रिलीज करने के बाद CRH रिलीज किया। अब CRH जो है डायरेक्टली एक्ट करता है हमारा, डायरेक्टली हमारा एक्ट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी पर, एंटेरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। और फिर ये एंटेरियर पिट्यूटरी पर जब ये एक्ट करता है तो
तो ये जो एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करता है, रिलीज करता है, और क्या रिलीज करता है, एसीटीएच रिलीज करता है। और जब ये एसीटीएच रिलीज करता है तो ये डायरेक्टली जो है ये जब ये जो है डायरेक्टली एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड पर, एड्रिनल ग्लैंड पर। और जो एड्रिनल ग्लैंड जो है वह स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। आज जैसे ही ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को रिलीज किया तो वहां पर से जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन निकलेंगे, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। यानी कौन कौन हो सकता है, जैसे कॉर्टिजोल हो गया, कॉर्टिजोल हो गया, कॉर्टिजोल हो गया, ठीक ना। फिर उसके बाद कॉर्टिजोल हो गया, कॉर्टिजोन हो गया, कॉर्टिको एस्ट्रॉइड हो गया। ये सब जो है क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिजोल हार्मोन जो है निकला, यानी कॉर्टिजोल, कॉर्टिजोल और कॉर्टिको एस्ट्रॉइड हार्मोन निकला। और ये जाकर के फिर एक्ट किया, ये जाकर के एक्ट किया किस पर, प्लेसेंटा के साथ। और जैसे ही ये प्लेसेंटा को एक्ट किया तो यहां से दो हार्मोन निकलेंगे, एक एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और ये करता क्या है कि एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करता है, यहां से ब्लॉक कर देता है, इसलिए एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, घट जाता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो यहां पर तीन चार चीजें जो है देखने के लिए मिलती है। पहला चीज दिखेगा कि एस्ट्रोजन के जो लेवल है वो आपको घटा हुआ होगा। दूसरी चीजें क्या है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, क्योंकि ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। आज जैसे ही ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो अब आपको बात करें कि एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो होंगे 100% वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आज जैसे ही ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के बाद और यहां पर देखिएगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन का भी लेवल क्या हो जाएगा, यहां पर बढ़ जाएगा। तो यानी जब ऐसा कुछ होगा तभी जो है डिलीवरी प्रोसेस हो पाएगी, नहीं तो डिलीवरी प्रोसेस नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हाइपोथैलेमस, और किसका हाइपोथैलेमस, बच्चा का हाइपोथैलेमस, वो क्या करता है, रिलीज करता है सीआरएच, मतलब कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और वो डायरेक्टली एक्ट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी पर। फिर उसके बाद रिलीज करता है एसीटीएच, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलता है। उसके बाद एक्ट करता है वो एड्रिनल ग्लैंड पर, और फिर एड्रिनल ग्लैंड पर जाकर के एड्रिनल ग्लैंड के जो पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और जैसे ही करता है तो वहां पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टिजोल हार्मोन निकलता है, यानी कि आपको कॉर्टिजोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन मिलेगा, और ये तुरंत ही जाकर के प्लेसेंटा पर एक्ट करता है। और जैसे ही ये प्लेसेंटा पर एक्ट किया, बच्चा के माता के प्लेसेंटा पर एक्ट किया, तो एक्ट करने के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेंगे। अब लेकिन ये करता क्या है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि एस्ट्रोजन के लेवल को अगर नहीं ब्लॉक करेगा तो बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन होगा और बेबी का बहुत जल्दी एक्सपल्सन हो जाएगा, तो प्रिसिपिटेट लेबर देखने के लिए मिल सकता है। तो जैसे ही करता है तो वैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल घटता है तो यहाँ पर तीन चार कंडीशन दिखेगा। पहला तो एस्ट्रोजन का लेवल घटा हुआ है, दूसरी की अब ये घटा है, ये बढ़ा है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। और जैसे ही डिस्टर्ब होगा तो जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर से कम कितना बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा, ये हर 100 टाइम्स ये बढ़ जाएगा। और इसके बाद हमारा जो है प्रोजेस्टेरोन का, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल क्या होगा, बड़ा होगा, जो कि फिर बाद में वही यहां से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों मिल करके आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कंट्रैक्शन कराएगा। और कंट्रैक्शन कराएगा तो एक सिस्टमेटिक वे में कंट्रैक्शन कराएगा कि जिससे कि वो ज्यादा फास्ट नहीं होगा। अगर फास्ट होता है तो यूट्रस को रप्चर होने का चांसेस है, स्लो होता है तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर होने का चांसेस है। यही जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको मेंटेन करके रखता है, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों मेंटेन करके रखते हैं, जो लेबर के ड्यूरेशन है उसको क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो ये तो ऑनसेट लेबर का हुआ, ठीक है। ये हमें
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो आपको पता है कि कभी भी जो नॉर्मल लेबर होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब वो अपने आप होगा, आपको कोई न दवा देने की जरूरत है, न इंस्ट्रूमेंट देने का यूज करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, ये जो है अपने आप होता है। फिर उसके बाद जो है इसमें मेम्ब्रेन क्या होता है? रप्चर होता है बाय स्पॉन्टेनियसली। मेम्ब्रेन रप्चर स्पॉन्टेनियसली मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन अपने आप जो है क्या होता है? रप्चर होता है। कभी भी जो ये ड्यूरेशन होगी वो 37 वीक से लेकर के नियर अबाउट 42 वीक के बीच में डिलीवरी हो जाएगी, तभी हम कहेंगे कि वो नॉर्मल लेबर है। ठीक है। तीसरी चीज ये होगा कि इसमें सर्वाइकल जो डायलेटेशन होगा यानी कि 10 सेंटीमीटर होगा, यानी फुल डायलेटेशन होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल लेबर में ये होता है कि इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसमें जो है सर्वाइकल डायलेटेशन और इफेसमेंट दोनों प्रेजेंट होगी, यानी प्रेजेंस ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन एंड इफेसमेंट डायलेटेशन और इफेसमेंट दोनों होगी। अगर हम बात करें डायलेटेशन और इफेसमेंट मतलब क्या होता है, देखिएगा कि यहां पर जो है सर्विक्स है, सपोज करिएगा कि यहां पर क्या है? सर्विक्स है और वेजाइना। जैसे ही यहां से आगे जो वेजाइना है, जैसे बच्चा का सर यहां पर पड़ता है, बच्चा का सर है कि यहां पर जो है बच्चा आया, तो आने के बाद क्या करता है? इसकी लोअर यूट्राइन सेगमेंट को क्या करता है? प्रेशर लगाता है। और जैसे ही ये प्रेशर लगाता है तो ये जो यूट्राइन जो आपका सर्विक्स है, इंटरनल ओएस है, अब उसको प्रेशर पड़ता है, और जब प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर के चलते उसकी जो लाइनिंग होती है वो क्या होती चलती? इस तरह हो जाती है, यानी कि क्या होता है? थिनिंग ऑफ सर्विक्स क्या हो जाती है? थिन होती चली जाती है। तो जब फिर सर्विक्स जो है थिन होती चली जाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेसमेंट बोलते हैं। इफेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जैसे जैसे बेबी नीचे की ओर आता है तो वैसे ही लोअर यूट्राइन सेगमेंट को प्रेशर लगाता है, और जैसे ही लगाता है तो उसके अब क्या होना शुरू हो जाता है? सर्विक्स डायलेट होना शुरू होता है, और जैसे ही सर्विक्स डायलेट होना शुरू होगा तो उसकी जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होगी उस पर प्रेशर होने के चलते उसकी वॉल क्या होती चली जाएगी? थिक होती चली जाएगी, और उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेसमेंट बोलते हैं। यानी कि निश्चित है कि आपको सर्वाइकल डायलेटेशन और इफेसमेंट दोनों होगी। दूसरी चीजें क्या होगी? प्रेजेंस ऑफ सो, इसमें निश्चित है सो तो दिखवे करेगा। सो मतलब होता है कि जो देखिएगा ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, ये जो है लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में नीचे पर एक देखेंगे एक प्लग लगा होता है, और ये प्लग कैसा होता है? म्यूकस प्लग होता है। क्या होता है? म्यूकस प्लग होता है। म्यूकस प्लग मतलब यहाँ पर म्यूकस भी होता है और साथ साथ ब्लड उसमें पाया जाता है, और ये क्या करता है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट को क्या करते हैं? जाकर के उसको क्या करता है? चिपका हुआ होता है। क्यों चिपका होता है? कि जनरली जो हम नीचे से कभी कभी असेंडिंग इंफेक्शन होने का चांसेस होता है, तो इसलिए वो बचाव करने के लिए वहीं पर वो चिपका हुआ होता है। तो जैसे ही जब मेम्ब्रेन रप्चर होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? बाहर निकलेगा। क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा? बाहर निकलेगा। और जैसे ही ये एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलेगा तो अब इस पर प्रेशर देगा, बेबी भी प्रेशर देगा, तो ये क्या होता है? म्यूकस प्लग क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और ये यहां से क्या होना शुरू हो जाता है? आपका एमनियोटिक फ्लूइड बाहर होना शुरू हो जाता है। यानी कि हम लोग सौ तो उसी को हम लोग बोलते हैं सौ, यानी कि प्रेजेंस ऑफ सौ मतलब क्या होता है? कि म्यूकस फील्ड जो म्यूकस में प्रेजेंट होना चाहिए, ब्लड फील्ड विद म्यूकस, मतलब ब्लड में म्यूकस का प्रेजेंट होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सौ बोलते हैं। ये तो आपने देखा कि स्पॉन्टेनियस होगा, मेम्ब्रेन रप्चर अपने आप होना चाहिए, 37 से 42 वीक होना चाहिए, सर्वाइकल डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, सर्वाइकल डायलेटेशन और रिप्लेसमेंट साथ साथ चलना चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ 100 आपको होना चाहिए, और इसकी जो डिलीवरी जो है नॉर्मल ड्यूरेशन होना चाहिए, नॉर्मल ड्यूरेशन होना चाहिए। अगर नॉर्मल ड्यूरेशन होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ नॉर्मल लेबर हो रहा है। अगर ज्यादा समय ले लिया तो हम उसको नॉर्मल लेबर नहीं बोलेंगे, बहुत कम समय ले लिया तो कम नॉर्मल लेबर नहीं बोलेंगे। फिर अगर हम उसके बाद बात करें कि ड्यूरेशन तो ठीक है, और ये क्या होना चाहिए कि नॉर्मल ड्यूरेशन होना चाहिए, ये सब कुछ, नो एनी मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट, कॉम्प्लिकेशन
प्रेजेंट। यानी कहने का मतलब क्या है, न माता में कोई कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए, न बच्चा में कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए। अगर माता में कॉम्प्लिकेशन और बच्चा में कॉम्प्लिकेशन हो गया तो हम एबनॉर्मल बोलना शुरू कर देंगे। तो यानी न माता को कोई दिक्कत होना चाहिए, न बच्चा को होना चाहिए। ये सब जो है आपका नॉर्मल लेबर का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये सब नॉर्मल लेबर में होना तय होना चाहिए, इतना होना ही होना चाहिए। लेबर पेन के बारे में, इसमें लेबर जनरली हम लोग बात करते हैं, ये इसमें जो है ट्रू लेबर पेन होगा तभी हमें क्या होगा कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। जब तक कि लेबर पेन नहीं होगा तब तक डिलीवरी संभव नहीं होगी। और जो ये जो लेबर पेन है जनरली ये कैसे संभव होता है, तो डायलेटेशन के चलते ही ये सब संभव होता है, नहीं तो ऐसे संभव नहीं हो सकता है। बेबी के मूवमेंट के चलते ही आपको होता है। तो ये लेबर पेन आपको दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फॉल्स लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन होता है, और एक जो होता है ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन। ये दो प्रकार की आपको पेन देखने के लिए मिलता है। एक फॉल्स लेबर पेन होता है और एक ट्रू लेबर पेन होता है। अगर हम बात करें फॉल्स लेबर पेन का, तो फॉल्स लेबर पेन क्या होता है कि आपको 1 से 2 आवर्स स्टार्ट लिखेंगे, स्टार्ट 1 to 2 आवर्स प्रायर ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी कि लेबर होने से 1 से 2 घंटा पहले ही से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है ना। यानी कि जब ड्यूरेशन लेबर का शुरू होगा उससे पहले ही दर्द होना शुरू होता है। और ये क्या होता है, ये क्या होता है कि स्टार्ट एट द ऑनसेट ऑफ लेबर प्रोसेस, ऑनसेट ऑफ लेबर प्रोसेस, लेबर प्रोसेस, यानी कि जैसे लेबर प्रोसेस स्टार्ट होगा तब ये दर्द होगा, तब लोग उसको बोलेंगे ट्रू लेबर पेन। समझ में आया? यानी फॉल्स लेबर पेन कब कहेंगे, यानी कि लेबर होने से 1 से 2 घंटा पहले ही से दर्द स्टार्ट हो जाएगा। यहां होगा कि जब लेबर स्टार्ट होने वाला होगा तब दर्द होगा, तो उसको बोलेंगे ट्रू लेबर पेन बोलेंगे। यहां पर अगर हम बात करें कि आपका इसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी ड्यूरेशन, ये तीनों के तीनों क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम, मतलब कि जैसे होगा वो कम होता चला जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या होता है, ये तीनों के तीनों यानी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, इसमें समय के साथ तो बढ़ेंगे। ये घटेंगे नहीं, ये घटेगा, ये समय के साथ ये क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया? दूसरी चीजें ये है, अगर हम फॉल्स लेबर पेन की बात करें तो जनरली इसमें नो सर्वाइकल डायलेटेशन, किसी प्रकार का सर्वाइकल डायलेटेशन और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यानी कोई सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं होगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो हम ठीक ना, ये पेन होगा लेकिन ना कोई सर्वाइकल डायलेटेशन होगा ना कोई इन्वेस्टमेंट होगा। और यहां पर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन और इफेसमेंट। यहां पर क्या होगा, सर्वाइकल डायलेटेशन भी होगा और इफेसमेंट भी होगा। समझ में आ गया? और सर्वाइकल डायलेटेशन, इफेसमेंट अभी जस्ट बताएं आपको। अब यहां पर अगर हम बात करें कि प्रेजेंस, नॉट प्रेजेंस ऑफ सो, नॉट प्रेजेंस ऑफ सो, अभी जस्ट बताया ना, सो क्या होता है, मतलब ब्लड फील्ड विथ म्यूकस या म्यूकस फील्ड विथ ब्लड। प्रेजेंस ऑफ सो, इसमें किसी प्रकार का सो नहीं दिखेगा। और यहां पर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सो, इसमें सो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसमें सो दिखेगा, मतलब कि म्यूकस और ब्लड आपको जो है इसमें दिखेंगे। लेकिन याद रखिए कि जैसे ही वो ये रिलीफ बाय मेडिकेशन, ये क्या होता है, रिलीफ बाय मेडिकेशन, मतलब कि दवाई वाई देंगे तो ये क्या होगा, ठीक हो जाएगा। फॉल्स लेबर पेन दवाई वाई चलाएंगे, एनाल्जेसिक चलाएंगे तो क्या होगा, ठीक हो जाएगा। अब ये जो है नॉट रिलीफ बाय मेडिकेशन, मेडिकेशन के माध्यम से ये सही नहीं होगा, इसमें ये दवा भी देंगे तो ये सही नहीं होगा। समझ में आया? फिर अगर हम लास्ट की बात करें तो इसमें ये भी चीज है, ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज और देखने के लिए मिलता है कि when mother walk and take rest
अगर माता जी क्या करती है, वॉक करती है, रेस्ट करती है, तो पेन क्या होता है, सबसाइड होता है। क्या होता है, पेन जो है सबसाइड मतलब ठीक हो जाता है फॉल्स वाला में। और इसमें क्या होता है, डज नॉट सबसाइड आफ्टर रेस्ट एंड वॉकिंग। वॉकिंग और रेस्ट करेंगे तब पर भी क्या नहीं होगा, इतना सबसाइड नहीं होगा। तो आपने ये फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन के अंतर समझ में आ गया होगा कि जो ट्रू लेबर पेन में जो है डायलेटेशन होता है, इफेसमेंट होता है, इंटेंसिटी, ये सब कुछ जो है आपको जो है देखने के लिए मिलता है। इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन बढ़ती है, सर्वाइकल डायलेटेशन, इफेसमेंट दिखती है, शॉक का प्रेजेंट होता है, और मेडिकेशन के माध्यम से वो रिलीफ कभी नहीं होता है। लेकिन उल्टा अगर हम बात करें तो फॉल्स लेबर पेन में इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन बढ़ता है, घटता है, और सर्वाइकल डायलेटेशन में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, और शॉक का प्रेजेंट आपको नहीं दिखता है, और दवा से ये ठीक ठाक ना, दवा से ये नो रिलीफ बाई मेडिकेशन, दवा से ये ठीक ठाक नहीं होगा, ठीक ना। सॉरी यहां पर जो दवा से क्या होगा, ये ठीक ठाक हो जाएगा। ये सभी चीज जो है देख लिया। जब माता जी घूमेंगी, थोड़ा सा आराम करेंगी, तो ये दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन ये दर्द खत्म नहीं होता है। समझ में आया ये? हाँ, ये तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स लेबर पाया। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि लेबर प्रोसेस के होने से, लेबर प्रोसेस के होने के 1 से 2 घंटा क्या होता है, पहले ही ये स्टार्ट हो जाता है फॉल्स लेबर पेन। लेकिन ट्रू लेबर पेन क्या होता है, जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है तभी आपको जो है देखने के लिए मिलता है।